अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की जीत के बाद खेला होना अभी से ही शुरू हो गया है। ट्रंप ने अभी राष्ट्रपति पद की शपथ भी नहीं ली, लेकिन उससे पहले ही कनाडा से लेकर बांग्लादेश तक हड़कंप मच गया। इन दोनों देशों में हिंदुओं को डराने वाले हिंदू विरोधी खुद क्यों अब डर गए हैं? डोनाल्ड ट्रंप की जीत से जिहादी और खालिस्तानी क्यों अब खौफ में है? इसे समझने के लिए आपको इन 5 तस्वीरों को देखना बहुत जरूरी है। अमेरिका में चुनाव का नतीजा आने से ठीक पहले रविवार को खालिस्तान समर्थकों ने ब्रैम्पटन में हिंदू सभा के मंदिर पर हमला किया। कनाडा में खालिस्तानियों के हौसले इतने बढ़ गए थे क्योंकि कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो का हाथ ही उनके सर पर है। लेकिन ट्रंप के जीतने के बाद ही माहौल बदल गया। अब कनाडा में खालिस्तानियों को आगे बढ़ाने वाले खुद बैकफुट पर आ गए। कनाडा की सरकार में शामिल न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता जगमीत सिंह खुद को खालिस्तान समर्थकों की राजनीतिक आवाज बताते हैं, लेकिन अमेरिका में ट्रंप के जीतते ही इस आवाज में कहीं कहीं डर क्यों झलकने लगा है? दूसरी तरफ बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को नजरअंदाज करने वाले मोहम्मद यूनुस को भी डर है कि उनके अच्छे दिन अब गिनती के ही हैं और उनकी मुश्किलें अब आन पड़ी हैं। डोनाल्ड ट्रंप बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया बने मोहम्मद यूनुस को बिल्कुल पसंद नहीं करते। मोहम्मद यूनुस से ट्रंप से जुड़ी नाराजगी की वजह 8 साल पुरानी है। आपको उसकी भी वजह बताएंगे। अमेरिका में ट्रंप की वापसी से बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना अब सबसे ज्यादा खुश है। आपको यह भी बताएंगे कि अमेरिका में ट्रंप की सरकार ने शेख हसीना को बांग्लादेश में खेला होने और सत्ता में वापस आने की उम्मीद क्यों जगा दी है। पर सबसे पहले ट्रंप की जीत के बाद पड़ोसी देश कनाडा में खालिस्तानी समर्थकों के बीच मचा हड़कंप देखिए। कनाडा के खालिस्तान समर्थक सांसद जगमीत सिंह ने खालिस्तानियों को सतर्क रहने के लिए कहा है। भारत और कनाडा के संबंधों में मट्ठा डालने की कोशिश करने वाले और ट्रूडो की बिना बहुमत वाली सरकार को ब्लैकमेल करने वाले जगमीत सिंह ने कहा कि अमेरिका में ट्रंप की सरकार आने के बाद अब कनाडा के सिख डर गए हैं और अब उनके एकजुट होने का वक्त आ गया है। दुनिया के सभी बड़े नेताओं ने अमेरिका के नए राष्ट्रपति चुने जाने पर डोनाल्ड ट्रंप को बधाई संदेश दिया, लेकिन कनाडा के सांसद और खालिस्तानी समर्थक नेता जगमीत सिंह ने डोनाल्ड ट्रंप को चेतावनी दे डाली। ट्रंप की जीत के बाद जगमीत सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक के बाद एक कई ट्वीट किए, जिनमें से एक में लिखा है, नो मैटर द आउटकम ऑफ द यूएस इलेक्शन, लेट मी से दिस, hope is always better than fear and division. Tomorrow we'll be ready to stand up for Canada. यानी अमेरिकी चुनाव का नतीजा चाहे जो भी हो, मैं ये कहना चाहता हूं, उम्मीद हमेशा डर से बेहतर होती है और कल हम कनाडा के लिए खड़े होने के लिए तैयार रहेंगे। जगमीत की ये पोस्ट बता रही है कि अमेरिका में ट्रंप की जीत ने उन्हें ना सिर्फ परेशान किया है, बल्कि थोड़ा सा तो डर वहां भी अब दिख रहा है। अब सवाल यह कि कनाडा के खालिस्तान समर्थक इस डर की वजह क्या है? अमेरिका और कनाडा के बीच हमेशा से अच्छे रिश्ते रहे हैं, तो ऐसी कौन सी वजह है कि जगमीत सिंह को ट्रंप का जीतना पसंद नहीं आया? उन्होंने एक के बाद एक कई ट्वीट किए और कहा कि आने वाला वक्त कठिन है, अब समय आ गया है कि सिख कनाडा में एकजुट हो जाएं। सवाल ये भी कि सिंह को आने वाला समय मुश्किल क्यों लग रहा है, क्यों वो डरे हैं? माना जा रहा है कि अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की जीत के बाद कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की मुश्किलें और भी बढ़ जाएंगी। इसलिए क्योंकि उनके बीच के संबंध, यानी कि ट्रंप और ट्रूडो के बीच के संबंध में हमेशा थोड़ा सा तनाव तो रहा है। डोनाल्ड ट्रंप जस्टिन ट्रूडो की खालिस्तानियों को समर्थन करने वाली नीति को पसंद नहीं करते। ट्रंप को ट्रूडो की आर्थिक नीतियां और काम करने का तरीका भी पसंद नहीं है। कई बार ट्रंप सार्वजनिक तौर पर ट्रूडो को फटकार लगा चुके हैं। 2022 में कोविड-19 वैक्सीनेशन को लेकर ट्रंप ने ट्रूडो को पागल कहा था। डोनाल्ड ट्रंप अपने भाषणों में कई बार ट्रूडो को सार्वजनिक तौर पर धुर वामपंथी, यानी कि एक्सट्रीम लेफ्ट फैनेटिक, पागल तक कह चुके हैं। जून 2018 में ट्रंप क्यूबेक में G7 शिखर सम्मेलन से बाहर चले गए थे। तब उन्होंने ट्रूडो को बहुत बेईमान और कमजोर कहकर फटकार लगाई थी। ट्रंप और ट्रूडो के बीच तनावपूर्ण संबंधों की वजह से कनाडा में संभावित मंदी की चिंता भी जताई जा रही है, क्योंकि आर्थिक तौर पर कनाडा पूरी तरह से अमेरिका पर निर्भर है।
कनाडा का 75% निर्यात अमेरिका को जाता है और ट्रंप ने घोषणा की है कि वो अब सभी आयातों पर 10% टैरिफ लगाएंगे। ये टैरिफ कनाडा की अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव डाल सकता है। ट्रंप के दूसरे कार्यकाल से पहले ही ट्रूडो के लिए राजनीति में नए संकट खड़े हो गए हैं। कनाडा में 1 साल के भीतर चुनाव होने वाले हैं और ज्यादातर सर्वेक्षण यानी कि सर्वेज जस्टिन ट्रूडो की हार की भविष्यवाणी कर रहे हैं। इसलिए ट्रंप ट्रूडो की ज्यादा चिंता नहीं करेंगे, लेकिन कनाडा के आर्थिक विशेषज्ञ कह रहे हैं कि अमेरिका में ट्रंप के कार्यकाल में कनाडा की जीडीपी बुरी तरह गिर सकती है। कनाडा में डोनाल्ड ट्रंप की जीत को लेकर किस तरह की घबराहट है, इसे इस बात से समझा जा सकता है कि कनाडा की वित्त मंत्री क्रिस्टिया फ्रीलैंड ने कनाडाई लोगों को आश्वस्त करने की कोशिश की। उन्होंने कहा, रात भर बहुत से कनाडा के लोग चिंतित हैं और मैं कहना चाहती हूं कि कनाडा बिल्कुल ठीक रहेगा। हमारे संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ मजबूत संबंध है। हमारे राष्ट्रपति ट्रंप और उनकी टीम के साथ मजबूत संबंध है। एक तरफ कनाडा में ट्रंप की सरकार आने से कनाडा के खालिस्तान समर्थकों में खलबली है, तो जस्टिन ट्रूडो को कनाडा में मंदी का भी भय है। दूसरी तरफ कनाडा में हिंदुओं पर हो रहे हमलों के बीच भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से एक बड़ा बयान सामने आया है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने 2 टूक कहा कि कनाडा में ट्रूडो सरकार ने ऐसे हालात पैदा कर दिए हैं कि हिंदुओं को बुनियादी सुरक्षा तक नहीं मिल रही। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने पिछले रविवार को कनाडा के ब्रैम्पटन में हिंदू सभा के मंदिर में हुई हिंसा का भी जिक्र किया और कनाडा की सरकार से खालिस्तानियों के खिलाफ एक्शन लेने को कहा। We condemned the attack on the temple in Brampton. And we also called upon the Canadian government to uphold rule of law and to bring to justice people who perpetrated the violence. We hope that the Canadian government will take due action. आपको याद होगा रविवार को खालिस्तानियों ने कनाडा के ब्रैम्पटन में हिंदू मंदिर पर हमला किया। उसके बाद मंगलवार को ब्रैम्पटन में ही खालिस्तानी हमले का विरोध में जो हिंदू खड़े हुए थे, सिख, जैन, यहूदी लोगों पर एक बार फिर से हमला किया। हिंदुओं पर हमला किया और साथ साथ उनके साथ जो लोग खड़े थे उन पर भी हमला किया गया। इससे पहले भी कनाडा में कई बार मंदिरों पर हमला हो चुका है, लेकिन रूल ऑफ लॉ का हवाला देकर भारत पर झूठे आरोप लगाने वाले ट्रूडो को ये हमले नहीं दिखते। अब पूरी दुनिया तो अंधी है नहीं। वोट बैंक के लिए ट्रूडो कौन सा खेल खेल रहे हैं, ये अब जग जाहिर हो चुका है। ये भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके मित्र डोनाल्ड ट्रंप भी अच्छी तरह से समझ चुके हैं। नवंबर 2021 में पहली बार ब्रैम्पटन हिंदू सभा मंदिर में तोड़फोड़ हुई थी। 15 जनवरी 2022 को हनुमान मंदिर की यहां तोड़फोड़ की गई थी। फिर बात करें 25 जनवरी 2022 की, तो इसी शहर में देवी दुर्गा के मंदिर में तोड़फोड़ की गई। 30 जनवरी 2022 को मिसिसागा में हिंदू हेरिटेज सेंटर में तोड़फोड़ की गई। अब पूरी दुनिया को पता चल गया है कि ट्रूडो के खालिस्तानी प्रेम ने कनाडा को आतंकवादियों का संरक्षण करने वाला एक असुरक्षित देश बना दिया है। सब ये भी जानते हैं कि ये सब वोट बैंक की राजनीति के तहत ही ट्रूडो कर रहे हैं। इसीलिए भारतीय विदेश मंत्रालय ने कनाडा की जस्टिन ट्रूडो सरकार से 3 बातें साफ साफ कही हैं। 1, कनाडा की सरकार बिना किसी विशेष सबूत के भारत पर अनर्गल आरोप लगा रही है और ऐसा करने से उसको बचना चाहिए। 2, कनाडा में भारतीय राजनयिकों की जासूसी फौरन बंद कर दे ट्रूडो की सरकार, ये चेतावनी दी गई है। और 3, कनाडा में भारत विरोधी तत्वों और खालिस्तान समर्थकों को राजनीतिक संरक्षण बंद किया जाए। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कनाडा सरकार के उस फैसले पर भी कड़ी आपत्ति दर्ज करवाई है जिसमें ऑस्ट्रेलिया के एक चैनल पर कनाडा में सिर्फ इसलिए बैन लगा दिया गया क्योंकि उसने भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर का इंटरव्यू चलाया। सोचिए, ऑस्ट्रेलिया टुडे नाम के एक चैनल को सिर्फ इसलिए बैन कर दिया गया। वो देश जो कि फ्रीडम ऑफ स्पीच यानी कि बोलने की आजादी की बात करता है, उसने एक पूरा चैनल बैन कर दिया क्योंकि उन्होंने हमारे विदेश मंत्रालय का, हमारे विदेश मंत्री का इंटरव्यू चलाया था। कनाडा के बाद अब बात बांग्लादेश की भी कर लेते हैं। जिस तरह अमेरिका के पड़ोसी देश कनाडा के खालिस्तानी आतंकियों और खालिस्तान समर्थक नेताओं को डोनाल्ड ट्रंप के सत्ता में आने और ट्रंप मोदी की दोस्ती से डर लग रहा है, बिल्कुल उसी तरह भारत के पड़ोसी बांग्लादेश में हिंदुओं को डराने वाले भी अब थोड़ा सा सहम गए हैं। लेकिन अमेरिका में ट्रंप की वापसी से शेख हसीना बहुत खुश है।
डोनाल्ड ट्रंप के 47वें अमेरिकी राष्ट्रपति चुने जाने पर बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने बधाई संदेश भेजा और उनकी नेतृत्व क्षमता की प्रशंसा की। बधाई संदेश में हसीना ने उम्मीद जताई कि ट्रंप की जीत से बांग्लादेश और अमेरिका के मित्र देशों के बीच द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे। शेख हसीना ने प्रधानमंत्री के रूप में डोनाल्ड ट्रंप और मेलानिया ट्रंप के साथ उनके पहले कार्यकाल के दौरान हुई कई बैठकों और बातचीत को याद किया। अवामी लीग के अध्यक्ष शेख हसीना ने दोनों देशों के द्विपक्षीय हितों को आगे बढ़ाने के लिए फिर से साथ मिलकर काम करने की अपनी प्रतिबद्धता भी जाहिर की है। बांग्लादेश में तख्तापलट और हिंसा के बाद शेख हसीना को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद देश छोड़ना पड़ा था, लेकिन ट्रंप की जीत और शेख हसीना का बधाई संदेश बांग्लादेश में उनकी सियासी वापसी का संकेत दे रहा है। दिलचस्प बात यह है कि वो जो चिट्ठी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे थे अभी, उसमें शेख हसीना के नाम के साथ ब्रैकेट में प्राइम मिनिस्टर यानी कि प्रधानमंत्री भी लिखा गया है। शायद ये एक संकेत दिया जा रहा है कि वो अभी भी खुद को बांग्लादेश का प्रधानमंत्री मानती है। हसीना अंतर्राष्ट्रीय समर्थन जुटाने के लिए सक्रिय हैं और माना जा रहा है कि ट्रंप के शपथ ग्रहण के बाद वो अमेरिका का दौरा भी कर सकती हैं। लेकिन अब समझिए कि ट्रंप की जीत से अमेरिका मैन माने जाने वाले मोहम्मद यूनुस की टेंशन क्यों बढ़ गई। 5 अगस्त को बांग्लादेश की तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना को जबरन त्यागपत्र देना पड़ा और भारत आकर शरण लेनी पड़ी। लेकिन उसके ठीक 3 महीने बाद यानी 5 नवंबर को वो हुआ जिसके बाद शेख हसीना को बांग्लादेश वापसी की उम्मीद दिखाई देने लगी है। 5 नवंबर यानी वो दिन जिस दिन अमेरिका के राष्ट्रपति के चुनाव हुए और डोनाल्ड ट्रंप इस चुनाव में जीते। ऐसे में शेख हसीना ने इस मौके का तुरंत फायदा उठाया और डोनाल्ड ट्रंप को जीत की बधाई संदेश भेजा। उस बधाई संदेश में ट्रंप की जमकर तारीफ की गई और साथ ही शेख हसीना ने कहा कि कैसे अमेरिका की जनता ने डोनाल्ड ट्रंप के प्रति एक विशाल भरोसा जताया है। दरअसल ट्रंप और मोहम्मद यूनुस के बीच पुरानी अदावत है। अगस्त 2016 में हिलरी क्लिंटन ने क्लिंटन फाउंडेशन को डोनेशन देने वालों से मुलाकात की थी। उन लोगों में मोहम्मद यूनुस भी शामिल थे, यानी कि वो हिलरी क्लिंटन के डोनर थे। मोहम्मद यूनुस तब बांग्लादेश के माइक्रो फाइनेंसिंग कम्युनिटी बैंक के प्रमुख हुआ करते थे। एक रिपोर्ट के मुताबिक यूनुस ने क्लिंटन फाउंडेशन को $1 से $2.5 लाख का डोनेशन दिया था। क्लिंटन फाउंडेशन 2016 के राष्ट्रपति चुनाव में डेमोक्रेट उम्मीदवार हिलरी क्लिंटन का था। हिलरी क्लिंटन उस चुनाव में ट्रंप के खिलाफ उतरी थी। जब 2016 में ट्रंप राष्ट्रपति बने तो व्हाइट हाउस में बांग्लादेश के डेलीगेशन ने उनसे मुलाकात की। इस डेलीगेशन से ट्रंप ने मोहम्मद यूनुस के बारे में सवाल पूछते हुए कहा था, वो ढाका का माइक्रो फाइनेंसर कहाँ है? डोनाल्ड ट्रंप ने फिर आगे बोला, मैंने सुना है वो मुझे इलेक्शन में हारते हुए देखना चाहते थे, इसके लिए उन्होंने डोनेशन भी दिया है। यानी कि उस डेलीगेशन से मुलाकात में डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कर दिया कि वो समझ चुके हैं कि मोहम्मद यूनुस किसकी तरफ है, कि वो हिलरी क्लिंटन के डोनर है। जाहिर है कि डोनाल्ड ट्रंप और मोहम्मद यूनुस की पहली मुलाकात ही अच्छी नहीं रही। ये तल्खी आज तक बनी हुई है। इसीलिए शेख हसीना को उम्मीद है कि अब बांग्लादेश में खेला होगा। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के इशारे पर ही बांग्लादेश में सत्ता पलट हुआ। शेख हसीना को देश छोड़कर जाना पड़ा और फिर शेख हसीना ने यह कहा भी कि बांग्लादेश ने अगर सेंट मार्टिन आइलैंड अमेरिका को सौंप दिया होता तो आज वो अपनी कुर्सी पर बनी रहती। बाद में अमेरिका के दबाव में कोई भी मुल्क शेख हसीना को ना वीज़ा देने को तैयार है और ना ही किसी भी तरह की कोई मदद देने को तैयार है। ऐसे में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को सिर्फ और सिर्फ भारत का सहारा था। और अब जबकि ट्रंप नए राष्ट्रपति बने हैं तो शेख हसीना को यह लग रहा है कि क्लिंटन परिवार के करीबी और बाइडेन के इशारे पर काम करने वाले मोहम्मद यूनुस को हटाकर दोबारा से उन्हें सत्ता मिल सकती है और ऐसे में ट्रंप उनके लिए कारगर हो सकते हैं। और यही वजह है कि ट्रंप के जीतते ही शेख हसीना ने एक बांग्लादेश में नया खेला होने की तैयारी शुरू कर दी है। जब शेख हसीना की सरकार का तख्ता पलट करके मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया बने, उसके बाद भी डोनाल्ड ट्रंप और यूनुस के रिश्तों की तल्खी कई बार दिखाई दी। चुनाव प्रचार के दौरान ट्रंप ने कई बार बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहे अत्याचार का जिक्र किया।
ट्रंप ने अपने दीपावली संदेश में सोशल मीडिया पर साफ साफ लिखा, मैं बांग्लादेश में हिंदुओं, ईसाइयों और दूसरे अल्पसंख्यकों पर बर्बर हिंसा की कड़ी निंदा करता हूं। उनके साथ लूटपाट की जा रही है। बांग्लादेश पूरी तरह से अराजकता की स्थिति में है। मेरे कार्यकाल में ऐसा कभी नहीं होता। कमला और यानी कि जो बाइडेन ने पूरी दुनिया में और अमेरिका में हिंदुओं की अनदेखी की है। हम कट्टरपंथी वामपंथियों के धर्म विरोधी एजेंडे के खिलाफ हिंदू अमेरिकियों की भी रक्षा करेंगे। हम आपकी आजादी के लिए लड़ेंगे। मेरी सरकार आने पर हम भारत और मेरे अच्छे दोस्त प्रधानमंत्री मोदी के साथ अपनी महान साझेदारी को भी मजबूत करेंगे। यानी कि कैंपेन के दौरान ही ट्रंप ने साफ कर दिया था कि आने वाले दिनों में बांग्लादेश में जो चल रहा है उसमें वो हस्तक्षेप कर सकते हैं। बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस की सरकार आने के बाद से हिंदुओं पर लगातार हमले हुए। सबसे नया हमला बांग्लादेश के लालाखल इलाके में बांग्लादेश के प्रतिष्ठित हिंदू संत गोपीनाथ दास ब्रह्मचारी पर है। बांग्लादेशी कट्टरपंथियों ने गोपीनाथ दास ब्रह्मचारी की हत्या करने की कोशिश की, लेकिन यूनुस सरकार ने उन पर हुए हमले को वैसे ही अनदेखा कर दिया जैसे वो 5 अगस्त के बाद से हिंदुओं पर हुए सैकड़ों हमले की घटनाओं का करते आ रहे हैं। आपको याद दिला दें, शेख हसीना का तख्ता पलट होने के बाद 1 महीने के अंदर ही बांग्लादेश के 52 जिलों में हिंदुओं के साथ हुई हिंसा के 205 से ज्यादा मामले दर्ज किए थे। हजारों मामलों में एफआईआर ही दर्ज नहीं की गई। बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं को निशाना बनाया गया और ये सब दशहरे और दिवाली के दौरान भी जारी रहा। बांग्लादेश के इस्लामिक चरमपंथी हिंदुओं की दुकानों और घरों पर कब्जा कर रहे हैं। बांग्लादेश के सबसे बड़े हिंदू त्योहार दुर्गा पूजा पर पंडाल लगाने को लेकर हिंदुओं को धमकी मिली। उनके हर पंडाल पर 5 लाख रुपए के जजिया टैक्स की मांग की गई। दीपावली पर भी हिंदुओं को धमकियां मिली, लेकिन कट्टरपंथियों के हाथ की कठपुतली बने मोहम्मद यूनुस सब कुछ अनदेखा कर गए। इसीलिए आज भारत ने बांग्लादेश को भी हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने की 2 टूक चेतावनी दी है। आग्रह है और वहाँ की सरकार से कि वो कदम उठाए ताकि ये जो एक्सट्रीमिस्ट वर्ग के लोग हैं उन पर कंट्रोल किया जाए, उन पर एक्शन लिया जाए और जो वहाँ पर हिंदू समुदाय के लोग हैं और माइनॉरिटी वर्ग के लोग हैं उनको सुरक्षा प्रदान किया जाए। बांग्लादेश के कट्टरपंथी जिहादी और कनाडा के खालिस्तानी आतंकियों को अब डर लगने लगा है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप बार बार बोल रहे हैं कि जिस तरह की अव्यवस्था दोनों जगह चल रही है वो अब नाकाबिले बर्दाश्त है। दोनों ही नेता बांग्लादेश के और कनाडा के, उनके रिश्ते भी डोनाल्ड ट्रंप के साथ कुछ खास अच्छे नहीं हैं। इसीलिए अब दोनों जगह थोड़ा सा डर तो जरूर है और अगर ये डर अल्पसंख्यक हिंदुओं के ऊपर हो रहे अत्याचार को रोक देता है तो हम यही कह सकते हैं कि शायद ये डर अच्छा है। अगर डर का माहौल कनाडा से बांग्लादेश तक है तो एक आशंका यूक्रेन में भी है। वहां के प्रेसिडेंशियल पैलेस में भी है। आशंका है कि राष्ट्रपति की कमान संभालने के बाद डोनाल्ड ट्रंप की यूक्रेन नीति क्या होगी। क्या वो रूस यूक्रेन युद्ध खत्म करवाने की दिशा में पहल करेंगे या फिर यूक्रेन को मिल रही अमेरिकी मिलिट्री और आर्थिक मदद पर फुल स्टॉप लगाएंगे। अगर डोनाल्ड ट्रंप ऐसा करते हैं तो यूक्रेन की पूरी ताकत खत्म हो जाएगी और जंग के मैदान में रूस का पलड़ा भारी होगा। ऐसा कैसे होगा, आइए इससे पर्दा उठाते हैं। Our country's in trouble. We are not going back. It's going to be over. Ours is a fight for the future. फ्लोरिडा में 5 नवंबर की रात जवान हो रही थी। पाम बीच के बाहर सैकड़ों का हुजूम जोश से लबरेज था। ट्रंप ट्रंप के नारे लग रहे थे। टेलीविजन न्यूज चैनल्स तस्दीक कर रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति बनेंगे। तभी स्टेज पर डोनाल्ड ट्रंप की एंट्री हुई। उन्होंने ऐतिहासिक जीत के मौके पर भाषण शुरू किया। शुरुआती औपचारिकता पूरी की और उस मुद्दे पर आए जिसकी आशंका दुनिया को थी।
They said, he will start a war. I'm not going to start a war. I'm going to stop wars. ताकि सनद रहे और आप डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान को याद रखें, इसलिए एक बार फिर से निर्वाचित अमेरिकी राष्ट्रपति ने जो कहा उसे फिर से सुनिए। They said, he will start a war. I'm not going to start a war. I'm going to stop wars. ट्रंप कौन सा युद्ध रोकेंगे, ये जमाने से छिपा नहीं है। मिडिल ईस्ट के युद्ध के साथ डोनाल्ड ट्रंप रूस और यूक्रेन में 2.5 साल से जारी जंग पर भी विराम लगाएंगे। दुनिया को यह आशंका पहले से थी और ट्रंप ने बयान देकर साबित कर दिया। अब सवाल बहुत सीधा है। जब इस वक्त अमेरिका युद्ध में यूक्रेन के साथ है, तो फिर ट्रंप मदद क्यों नहीं करेंगे? अगर ट्रंप मदद नहीं करेंगे, तो रूस के साथ युद्ध में यूक्रेन का क्या होगा? क्या युद्ध से ट्रंप के हाथ खींचने के साथ यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की कुर्सी खिसक जाएगी? क्या युद्ध में इस वक्त तक यूक्रेन के जीत चुके हिस्से को रूस को दे देंगे ट्रंप? यहाँ एक बात आप जान लीजिए, राष्ट्रपति चुनाव के कैंपेन के दौरान डोनाल्ड ट्रंप की टीम ने रूस और यूक्रेन के बीच एक पीस डील का खाका तैयार किया था। इस डील की खास बात यह है कि मौजूदा वक्त में जिस देश की सेना जहां खड़ी है वही अंतिम सीमा होगी। याद रहे, करीब 2.5 साल के युद्ध में यूक्रेन के 20% हिस्से को रूस जीत चुका है। डोनाल्ड ट्रंप टीम के इस पीस डील को ज़ेलेंस्की खारिज कर चुके हैं। ज़ेलेंस्की ने यहां तक कहा है कि रूस की धमकी के बावजूद यूक्रेन नाटो में शामिल होने की कोशिश करता रहेगा। सच तो यह भी है कि संकट की घड़ी में न ट्रंप और न कमला हैरिस यूक्रेन के साथ थे। ऐसे में 5 नवंबर की शाम जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप का अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति बनने की तस्वीर साफ हुई, पाम बीच से 6000 किलोमीटर दूर बैठे ज़ेलेंस्की ने तुरंत एक्स पोस्ट किया। मुझे सितंबर में राष्ट्रपति ट्रंप के साथ शानदार बैठक याद है, जब हमने यूक्रेन अमेरिका रणनीतिक साझेदारी, विजय योजना और यूक्रेन के खिलाफ रूसी आक्रामकता को खत्म करने के तरीकों पर विस्तार से चर्चा की थी। मैं वैश्विक मामलों में शक्ति के माध्यम से शांति के लिए राष्ट्रपति ट्रंप के नजरिए की सराहना करता हूं। ज़ेलेंस्की की दिक्कत बुनियादी है। रूस के साथ जंग में बाइडेन सरकार यूक्रेन के साथ जरूर खड़ी थी, लेकिन यह सैन्य मदद आधी अधूरी थी। अमेरिका ने इतनी ही सैन्य मदद की जिससे यूक्रेन युद्ध में रूस के खिलाफ खड़ा हो पाए। अमेरिका ने कभी इतनी सैन्य मदद नहीं की कि यूक्रेन युद्ध जीत जाए। उल्टे बाइडेन प्रशासन ने रूसी जमीन पर हमले के लिए यूक्रेन को लॉन्ग रेंज मिसाइल तक नहीं दी। बहुत तेज रफ्तार के बाद यूक्रेन के इलाकों को रूस जीत रहा है। डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने और उनके युद्ध खत्म करने के बयान के बावजूद रूस वेट एंड वॉच की नीति पर चल रहा है। क्रेमलिन प्रवक्ता ने कहा है कि ट्रंप के ऐलान के बावजूद राष्ट्रपति पुतिन ने अभी कोई पीस प्लान तैयार नहीं किया है। इस बयान के उलट यूक्रेन के थिंक टैंक का मानना है कि ट्रंप का अमेरिकी राष्ट्रपति बनना क्रेमलिन के लिए गिफ्ट की तरह है। इसलिए यूक्रेन आज इस दुविधा में है कि क्या उसे अब बगैर अमेरिकी मदद के युद्ध लड़ना पड़ेगा या फिर पूरी तरह हथियार डालना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार कहा था कि वो 24 घंटे के भीतर रूस और यूक्रेन का युद्ध रुकवा देंगे। ट्रंप ने ये बात ऐसे ही नहीं कही। दरअसल रिपब्लिकन पार्टी की यही सोच रही है। उनके लिए अमेरिका के हित सबसे पहले हैं। इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप के इलेक्शन कैंपेन का नारा था मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। फिर सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप ही नहीं, अगले उपराष्ट्रपति JD वैंस ने तो यहां तक कह दिया कि उन्हें इस बात की कोई चिंता नहीं है कि यूक्रेन में क्या हो रहा है, युद्ध इधर जा रहा है या उधर, हमारे लिए सबसे पहले है अमेरिका का हित। JD वैंस के बयान से ये सवाल उठे कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप के वो कौन से कदम होंगे जो रूस और यूक्रेन के वॉर की दिशा और दशा अब तय करेंगे। ये रूस यूक्रेन जंग की सबसे ताजा तस्वीर है। रूसी फौज के हमले से डोनबास में एक इमारत तबाह हो गई। इस हमले में यूक्रेनी इन्फेंट्री के 40 जवान मारे गए। यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस ने ड्रोन हमले किए जिससे एक इमारत में आग लग गई। इन हमलों का मतलब सीधा है, चाहे बाइडेन हो या डोनाल्ड ट्रंप,
जंग के मैदान से व्लादिमीर पुतिन पीछे हटने वाले नहीं। ये बात नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी बखूबी जानते हैं और उन्होंने एक रोड मैप भी तैयार कर लिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने रूस यूक्रेन का समझौता कराने के लिए शांति का मसौदा तैयार करना शुरू कर दिया है। इस मसौदे के मुताबिक यूक्रेन को 20 साल तक नेटो सदस्य नहीं बनाया जाएगा और इसके साथ ही फ्रंट लाइन को डिमिलिटराइज्ड जोन बना दिया जाएगा। अगर इस मसौदे पर यूक्रेन सहमत हुआ तो हथियारों की सप्लाई जारी रहेगी। दरअसल रूस से जंग की जड़ में है नाटो, जिसकी सदस्यता यूक्रेन चाहता है। दूसरी तरफ रूस किसी भी कीमत पर नाटो को अपनी सीमा के करीब नहीं आने देना चाहता। रूस एक बफर जोन चाहता है। यूरोपियन मीडिया की रिपोर्ट है कि ट्रंप की जीत क्रेमलिन के लिए अवसर बनकर आई है। खुफिया रिपोर्ट है कि पुतिन ट्रंप को जीत की बधाई दे चुके हैं, लेकिन इसे सार्वजनिक नहीं किया गया। पहले रिपोर्ट आई थी कि ट्रंप के करीबी एलोन मस्क से भी पुतिन की बातचीत होती रहती है। ट्रंप यूक्रेन की मदद के नाम पर अरबों डॉलर खर्च करना नहीं चाहते। डोनाल्ड ट्रंप जानते हैं कि यूक्रेन ही नहीं बल्कि पूरे यूरोप के लिए पुतिन इस समय सबसे बड़ा संकट है। सिर्फ यूक्रेन ही नहीं, डोनाल्ड ट्रंप के सत्ता में आने से नाटो की भी चिंताएं बढ़ गई हैं। ट्रंप ने अपने चुनाव प्रचार में भी साफ कहा था कि नाटो देशों को सुरक्षा देने में अमेरिका सबसे ज्यादा खर्च करता है और अब उन्हीं देशों को सुरक्षा दी जाएगी जो डिफेंस बजट बढ़ाने वाले हैं। नाटो पर ट्रंप के इस रुख से यूरोप के देश चिंता में हैं। यूरोप के सभी देश अपनी रक्षा के लिए अमेरिका पर निर्भर हैं और युद्ध काल में ट्रंप का सत्ता में आना यूरोपीय देशों के लिए मुश्किल हो सकता है। पुतिन के डर से यूरोप के नेटो देश अपनी अपनी आत्मरक्षा की तैयारी में जुटे हैं और अब पोलैंड के वित्त मंत्री ने साफ कहा है कि अमेरिका पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। यूरोप के सामने सबसे बड़ा संकट है डिफेंस बजट पर खर्च बढ़ाना। ट्रंप साफ साफ कह चुके हैं कि नाटो के डिफेंस बजट जितना अमेरिका अकेले खर्च करता है उतना पूरे यूरोपीय देश मिलकर भी नहीं करते। नाटो संगठन में 32 देश हैं। अभी सिर्फ 23 देश अपनी जीडीपी का 2% रक्षा बजट पर खर्च करते हैं। सभी यूरोपीय देशों ने 2024 में 32,500,000 करोड़ रुपए नाटो रक्षा बजट में दिए हैं, जबकि अकेले अमेरिका ने 81,56,000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। ट्रंप का कहना है कि डिफेंस बजट का 2/3 हिस्सा अकेले अमेरिका उठाता है और ये खर्च बाकी सदस्यों में बराबर होना चाहिए। इसीलिए ट्रंप की वापसी को नाटो के लिए संकट माना जा रहा है और अगर नाटो संगठन कमजोर पड़ा तो पुतिन यूरोप विजय का ऑपरेशन शुरू कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और कुछ होना हुआ, अब ये तो मानेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप की शख्सियत बिंदास है। वो अपनी बातें बेधड़क कहते हैं। इलेक्शन कैंपेन के दौरान ट्रंप ने कहा था कि अब तक पैदा तमाम नेताओं में ज़ेलेंस्की शायद सबसे बेहतरीन सेल्समैन है। हर बार वो हमारे देश आते हैं और $60 बिलियन लेकर चले जाते हैं। वो यूक्रेन पहुंचकर फिर ऐलान कर देते हैं कि उन्हें $60 बिलियन की मदद और चाहिए। कहने का मतलब है कि इलेक्शन कैंपेन के वक्त से ही ट्रंप यूक्रेन नीति पर बाइडेन और ज़ेलेंस्की के आलोचक रहे हैं। ये बात ज़ेलेंस्की भी पूरी तरह से जानते हैं। इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति चुने जाने के साथ ज़ेलेंस्की टेंशन में है और भविष्य की योजनाएं बनाने के लिए हंगरी जाने वाले हैं। जब से तय हुआ कि डोनाल्ड ट्रंप जनवरी 2025 में सुपर पावर अमेरिका के राष्ट्रपति पद की कमान संभालेंगे, तब से यह भी तय हो गया कि यूक्रेन युद्ध की नियति क्या होगी। यही कारण है कि नियति को भांपते हुए यूक्रेन के राष्ट्रपति ने हंगरी का दौरा करने का फैसला लिया। 6 नवंबर को ज़ेलेंस्की ने ऐलान किया कि वो यूरोपियन पॉलिटिकल कम्युनिटी समिट के लिए बुडापेस्ट का दौरा करने वाले हैं। यह समिट अब तक का 5वां है और आमंत्रण के लिए ज़ेलेंस्की ने संगठन को धन्यवाद दिया है। अब सवाल है कि आखिर ज़ेलेंस्की हंगरी क्यों जा रहे हैं? यहाँ एक दिलचस्प जानकारी साझा करना जरूरी है। हंगरी नाटो का सदस्य देश है, लेकिन नाटो के 32 सदस्यों में इकलौता हंगरी ही ऐसा देश है जो रूस के करीब है।
पूरे युद्ध काल में यानी पिछले 2.5 साल के दौरान हंगरी के प्रधानमंत्री 2 बार मॉस्को का दौरा कर चुके हैं। पुतिन के साथ हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ऑर्बन की गहरी छंती है। ऐसे में ये कयास लगाए जा रहे हैं कि हंगरी के पीएम विक्टर के साथ ज़ेलेंस्की यूक्रेन युद्ध को लेकर बातचीत कर सकते हैं। वो ये कह सकते हैं कि वो युद्ध रोकने के लिए पुतिन के साथ चर्चा करें। ये बात बेमानी भी नहीं है, क्योंकि हंगरी के पीएम विक्टर ऑर्बन कह चुके हैं यूक्रेन युद्ध को लेकर उनकी रूसी राष्ट्रपति पुतिन और नवनिर्वाचित अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के साथ चर्चा हो चुकी है। प्रेसिडेंशियल डिबेट के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने विक्टर ऑर्बन को महान नेता तक कहा था। पिछले हफ्ते अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक हंगरी के प्रधानमंत्री ऑर्बन पर्दे के पीछे से रूस यूक्रेन युद्ध रोकने के लिए प्रयासरत है। इसलिए माना जा रहा है कि ट्रंप 2.0 सरकार में रूस यूक्रेन युद्ध में महत्वपूर्ण मोड़ आ सकता है। डोनाल्ड ट्रंप की जीत के बाद भी ऑर्बन ने फोन किया था और उन्होंने एक्स पर पोस्ट भी किया कि उनके ट्रंप के साथ भविष्य के अहम प्लान हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।